यस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज आपको शिक्षा शास्त्री या बीएड का जो भाषा और पाठ्यक्रम जो पेपर है आपका, ये शायद चौथा पेपर है, फर्स्ट पेपर का भाषा और पाठ्यक्रम, भाषा एवं पाठ्यक्रम, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आप, ये पेपर है, टॉपिक क्या है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है और शायद ये 4th नंबर का पेपर है। 4th नंबर के पेपर के अंदर, 4th पेपर के अंदर यूनिट दे रखे हैं। जो यूनिट नंबर 3rd है, 3rd के एकदम नीचे नीचे है हिल्दा ताबा का प्रतिमान, नाम सुना होगा, क्योंकि ये पूरा ये जो पेपर है आपका 4th पेपर है, उसके अंदर जो इकाई दे रखी है, इकाई 1 के अंदर मैं आपको बता दूं, पाठ्यक्रम के ऊपर पूरा अर्थ वो दे रखा है। दूसरा है पाठ्यचर्या के ऊपर दे रखा है। तीसरा इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। चौथी इकाई के बीच में सिद्धांत दे रखे हैं। और 5वीं यूनिट के अंदर हिल्दा ताबा का प्रतिमान दे रखा है। ये जो आपके टॉपिक है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है और उसके क्या सिद्धांत है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के, और आपका हिल्दा ताबा का प्रतिमान है। तो मैं आपको हिल्दा ताबा का जो प्रतिमान है इसके बारे में आज जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने पाठ्यक्रम के ऊपर और पाठ्यचर्या के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देखिएगा तो ये पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 4th या 5th के अंदर ये आपका हिल्दा ताबा का जो प्रतिमान है वो करिकुलम के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर, सिलेबस के अंदर निर्धारित किया गया है। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी। और आपके ये सामान्य एजुकेशन की जो बीएड है उसके अंदर शायद 2nd ईयर के अंदर ये पेपर है। जो आपके बीएड सामान्य एजुकेशन की उसके अंदर बीएड 2nd ईयर के अंदर ये पेपर है। और शिक्षा शास्त्री के अंदर ये शास्त्री प्रथम वर्ष के अंदर है, शिक्षा शास्त्री के अंदर तो ये 1st ईयर के अंदर ये, और सामान्य एजुकेशन में ये 2nd ईयर के अंदर है। तो भाषा और पाठ्यक्रम में हिल्दा ताबा का जो प्रतिमान है, आपने इसका नाम भी नहीं सुना अभी तक और एक शब्द भी नहीं जानते हैं हिल्दा ताबा कौन था। तो इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो मैं आपका लिख रहा हूं भाषा और पाठ्यक्रम, तो ये तो पेपर का नाम था, टॉपिक का नाम हो गया हिल्दा ताबा। अब देखिए, इसको हिल्दा और हिल्डा दोनों बोल सकते हो, दा और ता और तावा, हिल्दा तावा। अब हिल्दा ताबा का मॉडल, ठीक है, इसके ऊपर, और ये कौन सा मॉडल है आपका, करिकुलम डेवलपमेंट। इसने जो हिल्दा ताबा ने जो सिद्धांत किया था वो करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर दिया था, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और ये हिल्दा ताबा ने 1962 के अंदर एक एंटाइटल्ड बुक लिखी थी। ही रॉट द बुक एंटाइटल्ड, उसका नाम क्या था, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये उस हिल्दा ताबा की एक बुक, और उस हिल्दा ताबा ने 1962 के अंदर इस किताब के अंदर करिकुलम के ऊपर, सिलेबस के ऊपर फोकस किया। आप इसको देखिएगा। अब सबसे पहले आता हु इज हिल्दा ताबा। हिल्दा ताबा है कौन, इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1902 के अंदर इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और 6 जुलाई 1967 के अंदर इसकी मृत्यु हुई। देखिए, सबसे पहले हिल्दा ताबा फीमेल है, ऐसा लगता है नाम से ये मेल है, नहीं, ये फीमेल है। सी शब्द आएगा इसके लिए, ही शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हिल्दा ताबा का जन्म 7 दिसंबर 1902 के अंदर एस्टोनिया नाम की एक जगह है, साउथर्न स्टार एस्टोनिया नाम की जगह है, एस्टोनिया नाम की जगह है। और उस गांव के अंदर साउथ ईस्टर्न नाम गांव के अंदर इसका जन्म हुआ।
साउथ ईस्टर्न एस्टोनिया नाम की जगह पर 1902 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1967 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी और 1962 के अंदर इन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नाम की बुक को लिखा था। ये अपने 9 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। अपने परिवार का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये 9 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डाल्टन स्कूल के अंदर 8 साल तक करिकुलम के ऊपर रिसर्च किया। 8 साल तक डाल्टन स्कूल के अंदर इन्होंने रिसर्च किया, डाल्टन स्कूल। और कोलंबिया स्कूल के अंदर भी इन्होंने वहां से पीएचडी की उपाधि की और इन्होंने एक प्रोफेसर टीचर के रूप में अपना धंधे को स्वीकार किया। ये एक करिकुलम रिफॉर्मर भी है, पाठ्यक्रम सुधारक भी इनको नाम दिया जा सकता है। ये एक थ्योरिस्टिकल भी है और एक ये रिफॉर्मर भी है और राइटर भी है। ये तीनों इन्होंने इस चीज का अदा किया, हेल्दा ताबा। और ये आपके बीएड शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो मैंने थोड़ा सा इनका परिचय दिया। हेल्दा ताबा का मेन क्या है, केवल करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम का विकास करना। और वो पाठ्यक्रम विकास ही नहीं करना, उसको उस हिसाब से जो आवश्यकताओं के अनुकूल हो उसमें सुधार करना। क्योंकि पाठ्यक्रम तो सब बना देते हैं, लेकिन उसमें जो रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, जो विद्यार्थी के जीवन में काम आ सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बीएड का पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ, 10th 12th का नाम निर्धारित होता है। आज तो एनसीईआरटी निर्धारित कर देती है 10th 12th का। बीएड का पाठ्यक्रम एनसीटीई कर देती है ना, सरकार के द्वारा बनाया जाता है पाठ्यक्रम। अब सबसे पहले आपके दिमाग में यह भी आएगा कि सर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या फर्क है। तो मैं आपको पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। क्योंकि पाठ्यचर्या एक पूरा समूह होता है, उसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इस पर फोकस किया जाता है। और पाठ्यक्रम 1 साल का कोर्स होता है और उसमें रटने की पद्धति पर बल दिया जाता है पाठ्यक्रम के अंदर, और पाठ्यचर्या पर रटने की पद्धति पर बल नहीं दिया जाता है। ये पूरा एक समूह है। 3 साल में बीएससी करता हूं, 3 साल में बीए करता हूं, ये पाठ्यचर्या हो गया। इसके अंदर जो आपका पूरा करिकुलम है, पूरा करिकुलम है ये। और मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और उसका 1 साल के अंदर नंबर गेन करने के लिए उसका आपने औपचारिक तौर पर उसमें मेरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, औपचारिक रूप में अध्ययन करके मैंने अच्छे नंबर गेन कर लिए। तो मैंने पाठ्यक्रम का अध्ययन किया, पाठ्यचर्या का मैंने फॉलो नहीं किया है। क्योंकि पाठ्यचर्या सरकार के द्वारा बनाया गया नियम या कानून होता है और ये केवल विद्यार्थी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। शिक्षक उसको यही मोटिवेट करते हैं अपने को नंबर लाने हैं। तो करिकुलम और सिलेबस दोनों में अंतर है। तो इसने क्या किया, करिकुलम के ऊपर डेवलपमेंट के लिए फोकस किया है और उसमें सुधारात्मक रिफॉर्मर करने के तरीके बताए। लेकिन हेल्दा ताबा ने, देखिए अब सामान्य रूप में देखा जाए, अगर पाठ्यक्रम के सिद्धांत देखें तो किस पर होती है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। आपने नाम सुना होगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, ये समझा गया ना। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इसका कौन है, ये कौन महिला है। नंबर 1 विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित। और नंबर 2 मैंने दे दिया छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। नंबर 3 दे दिया मैंने आपका अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। और नंबर 4 दे दिया मैंने कार्य केंद्रित, है ना। और कार्य है, और क्या बोलते हैं उसको, कोरे केंद्रित पाठ्यक्रम, कोरे केंद्रित पाठ्यक्रम। तो देखिए मैंने ऐसी जनरली बात में ये है पाठ्यक्रम के सिद्धांत। अगर कोई आपसे पूछे पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या है, सामान्य भाषा में अपन ये कहते हैं विषय से केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। भाई ऐसी चीज जो आज के प्रासंगिक में काम की है वो जुड़ी हुई होनी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम हमारे जीवन में होना चाहिए। तो छात्र है, सर्वांगीण विकास कर सके ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अध्यापकों का भी डेवलपमेंट हो सके, देश का विकास भी कर सके, है ना। और कार्य केंद्रित होना चाहिए। कार्य केंद्रित पर कोठारी आयोग ने अपना प्रयोग दिए हैं। तो कार्य केंद्रित है। और कोरे के अंदर
इसके अंदर कार्य संबंधित में विद्यार्थी के अंदर सामाजिक विकास है ना, ज्ञानात्मक विकास, ये विकास होता है, उसका इमोशनल फीलिंग में डेवलपमेंट होता है। और कोरिया के केंद्रीय पाठ्यक्रम ये अमेरिकन सिद्धांत है ये, इसके अंदर केवल सामाजिक जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन से संबंधित है। तो इस प्रकार के अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो ये भी आपके कोर्स में है पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन से। लेकिन अपने को चर्चा करनी है हिल्दा ताबा का पाठ्यक्रम। हिल्दा ताबा किस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहते थे वो अपने को मेन ध्यान में रखना है। हिल्दा ताबा किस प्रकार के पाठ्यक्रम को चाहती थी ये बोलो आप। तो हिल्दा ताबा किस प्रकार के पाठ्यक्रम को चाहती थी मैं आपको बता रहा हूं। हिल्दा ताबा किस प्रकार के, उन्होंने हिल्दा ताबा ने 7 प्रकार की स्टेप्स बताई है। कितने प्रकार की? 7 स्टेप्स ऑफ करिकुलम। अब 7 स्टेप में से पहला कौन सा मैं बताया था आपने बताइए, पहला कौन सा होना चाहिए? पहला होना चाहिए डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स ये उन्होंने पहला स्टेप बताया। फिर उन्होंने बताया था फॉर्मुलेटिंग, नंबर 2 फॉर्मुलेटिंग, और नंबर 3 उन्होंने बताया था सेलेक्टिंग आपका क्या होना चाहिए? कंटेंट। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, कंटेंट। और फिर 5वां उन्होंने बताया था फिर सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। और छठा उन्होंने बताया था ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है। और फिर उन्होंने 7वां बताया था एवोल्यूशन। और इधर है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। ये आपका देखिए। अब आप देखिए ये 7 प्रकार के हिल्दा ताबा ने क्या बताए थे? स्टेप्स होते हैं पाठ्यक्रम, और यह 7 स्टेप क्रमवार तरीके से छात्रों को उपलब्ध करवाया जाता है। छात्रों को ये 7 स्टेप्स क्रम से उसको बताया जाता है। सबसे पहले है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। एक चीज और ध्यान रखना, हिल्दा ताबा ने यह बताया था पाठ्यक्रम या करिकुलम का जो डेवलपमेंट है उसके निर्माण के समय अध्यापक जरूर होना चाहिए। द रोल ऑफ टीचर इज वेरी कंपल्सरी एंड नेसेसरी टू डेवलप द करिकुलम। अगर आप पाठ्यक्रम का विकास कर रहे हैं तो रोल ऑफ टीचर इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो टीचर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ नीड्स हमारी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए और उसका उपचार करने वाला चाहिए। अब आज के प्रासंगिक में देखें तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? हम क्या चाहते हैं बच्चे का? हम बच्चे का चरित्र विकास चाहते हैं, मानसिक विकास चाहते हैं, शारीरिक विकास चाहते हैं, बौद्धिक विकास चाहते हैं, इमोशनल फीलिंग चाहते हैं, देशभक्त बनाना चाहते हैं, अपराधी बनाना चाहते हैं। किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए ताकि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हो और उसका उपचारात्मक किया जा सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम सबसे पहले अध्यापक को तय कर लेना चाहिए बच्चों को पढ़ाने से पहले। और अध्यापक को मैंने क्यों पूछा, अध्यापक को क्यों मैंने शामिल किया? सरकार बनाती है तो अध्यापक का क्या रोल है? क्योंकि अध्यापक और छात्र के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है। छात्रों की जितनी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को जितना अच्छा अध्यापक समझ सकता है डॉक्टर नहीं समझ सकता है। तो इसलिए उसमें डायग्नोसिस ऑफ नीड्स उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, और किसी भी पाठ्यक्रम को बनाने से पहले उसके उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। उसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जब अपन मूल्यांकन करेंगे तो उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई, यह पॉइंट हमेशा इससे टकराएगा
क्योंकि लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे भाई हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है हमने कहाँ तक चीज को अचीव किया है, कहाँ तक अर्जित किया है। तो वो उद्देश्यों के अकॉर्डिंग टू होने चाहिए कि हमने उद्देश्य में अपने कहाँ उद्देश्य तक सफल हुए। तो उद्देश्य बालकों के अनुरूप होना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा है सेलेक्टिंग कंटेंट, विषय वस्तु का चयन कर लिया भाई पाठ्यक्रम के अंदर ये चीजें शामिल होनी चाहिए, कृषि का होना चाहिए, विज्ञान का होना चाहिए, इसका होना चाहिए, जो भी कंटेंट है हमने उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग किया, उस कंटेंट को ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया भाई, विषय वस्तु इकट्ठित करो, पढ़ाने के लिए मुझे टॉपिक चाहिए कृषि का, तो कृषि का मैटर तो कलेक्ट करो, तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कंटेंट होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने का जो अनुभव है वो भी इसके अंदर होना चाहिए, उसको सेलेक्ट करो। फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग करो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को। फिर आप उसका जब मूल्यांकन करोगे तो मूल्यांकन में यह निष्कर्ष करना निकलता है कि विद्यार्थियों ने अपने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कहां तक सफलता अर्जित। मान लो मैंने उद्देश्य बनाया छात्रों के चरित्र डेवलपमेंट के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके नैतिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उसके भावनात्मक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उसको कॉग्निटिव एजुकेशन के लिए होना चाहिए, ज्ञानात्मक या बोधात्मक प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो कॉग्निटिव पाठ्यक्रम है, मॉरल डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के लिए हमारा जो उद्देश्य है हमने मूल्यांकन में निकाला, तो हमारा उद्देश्य कहां तक सफल हुआ ये हमें देखना है। स्टेप बाय स्टेप ये चीजें किसने बताई है, हिल्दा ताबा ने बताई। इससे पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए, है ना, अनुभव का भी होना चाहिए, क्रिया का होना चाहिए, कोरे का सिद्धांत भी उसमें था। तो ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम जो डेवलपमेंट का हमारी थ्योरी है उसके अंदर सुधारात्मक आ जाएगा। अब आपको सर आपको ये अध्ययन करवा दिया, शिक्षा में इसका क्या उपयोग, एक कक्ष में क्या उपयोग, एक कक्ष में अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसमें जैसे बच्चे का जैसे मैंने पाठ्यक्रम तैयार कर दिया, फिर बच्चे को मैंने कक्षा में उसका उपयोग किया, तो बच्चे से क्योंकि बच्चा उसमें लॉजिक करता है और उसके ऊपर चिंतन करता है, अभिप्रेरित होता है इस चीज को करने के लिए, पाठ्यक्रम को करने के लिए अभिप्रेरित होता है, उसकी चिंतन शक्ति बढ़ती है, अमूर्त चिंतन होता है और उसमें इंडक्टिव यानी आगमन विधि उसके ऊपर सार्थक होती है। तो इंडक्टिव मेथड भी यूज होता है। अब तर्क भी हो गया, चिंतन भी हो गया। अब मान लो ये मैंने पाठ्यक्रम बनाया, सपोज कीजिए जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, वो तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन दिया और उसको ओपन रूप में बोलने के लिए कहा गया, कोई भी टॉपिक दे दिया, आपने देखा होगा अपन के समय कई बार टॉपिक देते हैं, कोई महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा है तो बच्चा उसमें लॉजिक चीज को सीखेगा और अपने व्यूज को रखेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चन देते ना, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में बच्चे को छूट दी जाती है, DESCRIPTIVE। तो इसमें जो वर्णात्मक जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन वर्णात्मक क्वेश्चन में बच्चा चाहे जैसे लिख सकता है, चाहे जैसे बोल सकता है। तो वो गिफ्टेड बच्चों के लिए तो उनकी अमूर्त चिंतन होता है, उनका चिंतन होता है, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉन गिफ्टेड होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके लिए वो लिखना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। अब ये सोचे कि ये जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, अमूर्त चिंतन बनाया गया है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने ओपनली दे दिए? ये इसने कहा था, ये हिल्दा ताबा ने कहा था कि बच्चों को ओपन डिस्क्रिप्टिव टाइप में बोलने के लिए आप छोड़ दो, तो दे दी छूट मैंने बोलने के लिए। बच्चा जो गिफ्टेड है उसने तो बोल दिया, और जो नॉर्मल बच्चा है वो सोच रहा है, वो लिख नहीं पा रहा है। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो पिछड़ते चले जाते हैं ऐसे पाठ्यक्रम से, और गिफ्टेड जो चाइल्ड है वो क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन क्या ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन लिखते समय, बोलते समय हर विषय के लिए काम है? हिंदी के विषय में आप कह सकते हो, आप सामाजिक ज्ञान विषय के अंदर कह सकते हो। हिल्दा ताबा का सिद्धांत एकदम फिट है, हिंदी में आप बच्चा कहानी अपने शब्दों में बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक ज्ञान के अंदर बच्चा अपने शब्दों में लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विज्ञान के विषयों के अंदर जहां एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है,
वहां पर ये पाठ्यक्रम अनुकूल नहीं होता है। तो ये हिल्दा ताबे की क्या हो गई, डिमेरिट्स भी हो गई। क्या ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन बच्चों को दिए जाए कक्षा के अंदर, तो गिफ्टेड चाइल्ड तो बोल दिया, नॉर्मल बच्चा नहीं बोल पाया। गणित की समस्या का हल करने के लिए, विज्ञान के क्वेश्चन आंसर करने के लिए उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है। तो ये सारे विषयों के अंदर हिल्दा ताबा का ये पाठ्यक्रम से ध्यान सही नहीं बैठता है, कुछ विषयों के अंदर ये अच्छा बैठता है। तो हिल्दा ताबा ने जो पाठ्यक्रम डेवलपमेंट के लिए जो अपना विचार व्यक्त किए और जो इसमें 7 स्टेप्स बताए, उसको मैंने 1 बाय 1 एक एक करके आपको बताई है। और इस पॉइंट को अपनी भाषा और पाठ्यक्रम जो पेपर है आपका फर्स्ट ईयर के अंदर 4th पेपर है, उस 4th पेपर के अंदर यूनिट नंबर 4 और 5 में जाके देखना, हु इज हिल्दा ताबा, हाउ ही डेवलप्ड द करिकुलम, उसने अपना पाठ्यक्रम विकास में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन दिया और किस प्रकार डाल्टन स्कूल में 8 वर्ष तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च किया। और रिसर्च करके अमेरिका भी रही है, ये अमेरिका भी रही और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी भी किया है, फिलोसफी और दर्शन शास्त्र और क्या नाम मनोविज्ञान हिस्ट्री के अंदर इन्होंने पीजी भी किया है। सी इज वेरी टैलेंटेड एंड एक्सपर्ट लेडी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सो सी इज वेरी रिगार्डेड फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन, कल बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।